गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करें बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बांग्लादेश के छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या को लेकर भारत पर मढ़े जा रहे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार के तहत बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की कमी और चुनावी हिंसा का सीधा नतीजा थी। शेख हसीना ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या एक दुखद और निंदनीय घटना थी जो अंतिम सरकार के तहत बांग्लादेश में फैली कानून व्यवस्था की कमी और चुनावी हिंसा का सीधा नतीजा थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आगे कहा कि मोहम्मद यूनुस ने शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसका फ़ायदा बांग्लादेश कट्टरपंथी ने अपनी कट्टरपंथी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने, तनाव भड़काने, लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमला करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अंतिम सरकार की अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए एक राजनीतिक हथियार के तौर पर किया है। उस्मान हादी हत्याकांड में यूनुस पर बरसी शेख हसीना ने कहा कि हादी की हत्या को भारत से जोड़ने की ढाका की कोशिशें जानबूझकर और पूरी तरह से बेबुनियाद थी। उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि ये कोशिशें कट्टरपंथी ताकतों की तरफ से की जा रही थी जो यूनुस सरकार की नाकामियों को विदेशी साजिशों के तौर पर पेश करना चाहती थी। आपको बता दें कि उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में जमकर हिंसक प्रदर्शन किए गए और चारों तरफ शांति फैल गई। हादी को पिछले महीने ढाका में गोली मार दी गई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेशी नेताओं ने भारत पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए, जिससे नई दिल्ली और ढाका के संबंध काफ़ी खराब हुए। नई दिल्ली ने इन आरोपों को सख्ती से खारिज करते हुए इन्हें झूठी कहानी बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों में आई भारी गिरावट के बीच भारत ने हादी की हत्या की पूरी जांच की भी मांग की। शेख हसीना ने कहा कि इस मामले को भारत से जोड़ने की कोशिशें जानबूझकर की जा रही हैं और पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। ये कट्टरपंथी ताकतों द्वारा की जा रही है जो बांग्लादेश के सबसे करीबी सहयोगी के प्रति दुश्मनी पर पनपती हैं और आंतरिक शासन की विफलताओं को विदेशी साजिशों के रूप में पेश करना चाहती हैं। आइए बात करें हम श्रीलंका की। श्रीलंका के सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे ने भारत से दक्षिण एशिया में बड़ी भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सामने आने वाली साझा सुरक्षा राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है। नमल ने दक्षिण एशिया में मजबूत क्षेत्रीय सहयोग की भी अपील की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में की गई उनकी ये टिप्पणियां हाल के सालों में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में लगातार राजनीतिक अशांति के माहौल में आई है। नमल वर्तमान में श्रीलंका की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी श्रीलंका पोदुजना पेरामुना के अघोषित प्रमुख हैं। नमल राजपक्षे ने एक्स पर लिखा, हाल ही में हुई कई ग्लोबल सिक्योरिटी घटनाओं के बीच दक्षिण एशिया में मजबूत क्षेत्रीय सहयोग की बढ़ती और जरूरत है, जिसमें भारत अहम भूमिका निभा सकता है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में राजनीतिक उथल पुथल का दौर रहा है, जिसमें जनता का असंतोष और सरकारों में बदलाव देखने को मिले हैं। कई बार इन गड़बड़ियों को चरमपंथी तत्वों ने समर्थन दिया और बढ़ावा दिया। इन चुनौतियों से निपटने के चरमपंथ का मुकाबला करने, राजनीतिक हिंसा को रोकने, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता की जरूरत है। उन्होंने आगे लिखा, इसलिए दक्षिण एशिया को उभरते संकटों का सामना करने और साझा चुनौतियों का मिलकर जवाब देने के लिए ज़्यादा क्षेत्रीय तालमेल की जरूरत है। इन संदर्भ में क्षेत्र में लंबे समय तक शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत का नेतृत्व बहुत जरूरी है। विकास और स्थिरता पर केंद्रित सामान्य लक्ष्यों के साथ पूरा दक्षिण एशिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है और इस प्रक्रिया में लंबे समय तक शांति और तालमेल के लिए क्षेत्रीय एकता बहुत जरूरी है। बांग्लादेश और नेपाल में होने वाले चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के जरिए लोकतांत्रिक वैधता की पुष्टि करने का एक उम्मीद भरा मौका देते हैं, जो क्षेत्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने में योगदान देगा। श्रीलंका में 2022 में आर्थिक संकट के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। इस कारण तत्कालीन राष्ट्रपति और नमल राजपक्षे के चाचा गोडबया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा था। इतना ही नहीं, इस विरोध प्रदर्शन ने नमल के पिता महिंदा राजपक्षे के राजनीतिक करियर को भी खत्म कर दिया था। बांग्लादेश में भी 2024 से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस कारण शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था और मोहम्मद यूनुस देश के लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया बने। नेपाल में भी 2025 में जेनजी विद्रोह के कारण केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। ये दूसरी खबर भी बांग्लादेश से है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन किया गया है, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के पाले में खड़ा करना शुरू किया। अब जबकि बांग्लादेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ एक और बड़ा रक्षा सौदा फाइनल कर देना चाहते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए बात कर रहा है। मोहम्मद यूनुस आर्थिक संबंधों के साथ साथ रक्षा संबंध और सांस्कृतिक संबंध भी तेजी से पाकिस्तान के साथ बना रहे हैं। CNN न्यूज़ 18 ने गोपनीय खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बताया कि यह बदलाव बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के मुख्य सलाहकार बनने के बाद रफ्तार पकड़ चुका है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि शेख हसीना के भारत समर्थक सरकार के पतन के बाद पाकिस्तान ने इस मौके को एक रणनीतिक खिड़की के तौर पर देखा और फटाफट उसने मोहम्मद यूनुस की सरकार से रिश्ते जोड़ने शुरू कर दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि ढाका में सत्ता परिवर्तन के फौरन बाद
पाकिस्तानी सेना हरकत में आ गई और आईएसआई ढाका में एक्टिव हो गई। पाकिस्तान पहले ही राजधानी ढाका में एक आईएसआई सेल बना चुका है जिसका काम बांग्लादेश पाकिस्तानी संबंधों पर नजर रखना और अलग सेक्टर में संबंध बनाना है। खुफिया सूत्रों का आकलन है कि 2025 से दोनों देशों के बीच संपर्क और सहयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी पिछले हफ्ते ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के प्रमुख और बांग्लादेश एयरफोर्स के प्रमुख के बीच बैठक की गई। खासकर ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच अब काफ़ी दूरी आ चुकी है। कई एक्सपर्ट्स अब बांग्लादेश को भी नया पाकिस्तान बता रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश आपसी कारोबार बढ़ा चुके हैं। CNN न्यूज़ 18 ने खुफिया जानकारी के हवाले से कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार जिसका अनुमान 2023 में लगभग $1.5 अरब था, जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तान से कपास के धागे, रसायन और मशीनरी का निर्यात होता था। उसके बाद इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। 2024 में बांग्लादेश को पाकिस्तान का निर्यात $778.11 मिलियन तक पहुंच गया है। ये अकेले जुलाई सितंबर 2024 के दौरान बांग्लादेश द्वारा पाकिस्तान से आयात में 27% की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं अगस्त और दिसंबर 2024 के बीच व्यापार में 27% का इजाफा देखा गया, जिसके बाद दिसंबर 2025 तक सालाना आधार पर 20% की वृद्धि हुई। इसके अलावा दोनों देशों ने 2 दशकों के बाद संयुक्त आर्थिक आयोग जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन को भी पुनर्जीवित किया और अक्टूबर 2025 में ढाका में इसकी नवी बैठक आयोजित की। बात अगर दोनों देशों के बीच बनने वाले सैन्य संबंधों की करें तो अक्टूबर में पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ढाका का दौरा किया था। इस दौरान वे मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मिले थे। वहीं पिछले साल बांग्लादेश ने पाकिस्तान की अमन 2025 नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया था। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा खरीद को लेकर एडवांस स्तर की बातचीत चल रही है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश वायुसेना को JF-17 थंडर लड़ाकू विमान बेचने का प्रस्ताव दिया। पाकिस्तान ने 155 मिलीमीटर आर्टिलरी के 40,000 राउंड गोला बारूद बेचने का भी प्रस्ताव बांग्लादेश को दिया है। अब बात करें अमेरिकी की। अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान वेनेजुएला की चीन निर्मित एयर डिफेंस प्रणाली पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। अमेरिकी विशेष बलों के ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के दौरान अमेरिकी हेलीकॉप्टर विमान बिना किसी प्रभावी प्रतिरोध के काराकास में दाखिल हुए और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में वेनेजुएला की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी एयर डिफेंस साबित हुई। सूत्रों के अनुसार चीन में बने JYL-1 लंबी दूरी के 3D सर्विलांस रडार और JY-27A एंटी स्टेल्थ रडार एक भी अमेरिकी विमान या हेलीकॉप्टर को ट्रैक नहीं कर सके। जिन रडारों को स्टेल्थ हंटर कहा जाता था वे अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के सामने पूरी तरह अंधे हो गए। वेनेजुएला की एयर डिफेंस में क्या था? वेनेजुएला ने चीन की इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप से कई हाई प्रोफाइल रडार सिस्टम खरीदे थे। JYL-1 300 से 470 किलोमीटर रेंज वाला 3D सर्विलांस रडार था। JY-27/JY-27A मीटर वेव बैंड रडार, जिसके बारे में दावा था कि ये F-35 जैसे स्टेल्थ विमानों को पकड़ सकते हैं 300 से 500 किलोमीटर तक। इसके अलावा एयर डिफेंस नेटवर्क में रूसी S-300 और बक M2 मिसाइल सिस्टम भी शामिल थे। चीनी मीडिया ने पहले दावा किया था कि ये रडार अमेरिकी F-35 को 75 किलोमीटर दूरी से ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में दावे टिक नहीं सके। अमेरिकी रणनीति कैसे सफल हुई? अमेरिका ने EA-18G ग्राउलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमानों का इस्तेमाल कर वेनेजुएला के रडार नेटवर्क पर भारी जैमिंग की। नतीजा ये हुआ कि शुरुआती घंटे में ही पूरा एयर डिफेंस सिस्टम पैरालाइज हो गया और अमेरिकी विमानों को किसी संगठित प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। विश्लेषकों का कहना है कि यह नाकामी 2025 के ऑपरेशन सिंदूर से मिलती जुलती है, जब भारत ने पाकिस्तान की चीनी सप्लाई वाली एयर डिफेंस को आसानी से भेज दिया था। उस समय भी HQ-9 LY-80 जैसे चीनी सिस्टम भारतीय मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में नाकाम रहे थे। अब वेनेजुएला में भी वही पैटर्न दोहराया गया। चीनी रडार क्यों फेल? विशेषज्ञ 3 बड़े कारण गिनाते हैं। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के सामने कमजोर प्रतिरोध, ऑपरेटर ट्रेनिंग और मेंटेनेंस की कमी, हाइप और वास्तविकता युद्ध क्षमता के बीच बड़ा अंतर। बड़ा सवाल, वेनेजुएला की घटना ने एक बार फिर चीनी सैन्य उपकरणों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ ही घंटों में जिस तरह दक्षिण अमेरिका की सबसे मजबूत एयर डिफेंस ढह गई, उसने पाकिस्तान से लेकर अफ्रीकी देशों तक चीनी हथियार इस्तेमाल करने वाले देशों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.